तो यार बच्चों, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करेंगे, आराम से डिटेल में समझेंगे क्या है, कैसे है, क्या होता है आपतन कोण, क्या होता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर इस सवाल में जो जो चीज़ें जरूरी है पहले उसको मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है? चलो, कह रहा है बच्चों कि आकृति 6.33 यही वाली आकृति है। ठीक है ना? कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दर्पण है। चलो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जो जो मुझे लगेगा अंडरलाइन करने वाली चीज़ें मैं कर दूंगा। पी क्यू और आर एस क्या है बच्चों? दर्पण। दर्पण का मतलब होता है कि एक तरफ उसके पेंट किया गया होगा। आप लोग अपना चेहरा देखते हो ना आईने में? हाँ, तो वो वही दर्पण ही होता है बच्चों के, एक तरफ उसके पेंट किया होता है। ठीक है। कह रहा है कि जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। देखो, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, दोनों का मुख अंदर की ओर है। ठीक है। कह रहा है कि एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है। अब इधर देखना, आपतन किरण ए बी, ये वाला किरण, जो किरण दर्पण दर्पण पर टकराने जा रही है वह किरण क्या है बच्चों? आपतन किरण। जो टकरा कर रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स होती है उसको बोलते हैं परावर्तन किरण। तो देखो, ये आपतन किरण, ये परावर्तन किरण, दर्पण पी क्यू के लिए। मैं दर्पण आर एस के लिए बात करूं तो ये वाली आपतन किरण, ये वाली परावर्तन किरण। ठीक है। आगे कह रहा है बच्चों, परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर RS से बिंदु C पर टकराती है। ये बिंदु C पर टकराई और पुनः CD के अनुदिश परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बच्चों, ये तो फालतू की चीजें हैं, अब यहाँ पे समझना आपको ये है, मैं समझाता हूँ। मान लो बच्चों, ये एक दर्पण है। दर्पण है तो एक ऊपर वाला पार्ट कलर होगा, पेंट होगा, मतलब एक सतह इसका रंगा होगा, है ना? मान लेते हैं बच्चों, यहाँ से कोई किरण जाती है, यहाँ पे टकराती है, टकराई, टकरा के यहाँ से वापस आएगी, क्योंकि दर्पण के पीछे कलर है, वो उसको रोशनी को आर पार होने नहीं देगा, कुछ भी आप उस पे डालो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, बीच में इस वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको आपको याद कर लेना है। आप लोग कक्षा 10 में पढ़ोगे प्रकाश, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपतित किरण। और बच्चों, जो टकरा के वापस आती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब यहाँ पे आराम समझना, ध्यान देना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। अभिलंब कहने का मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को बराबर बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब ये दो कोण में बांटेगी, एक कोण ये और एक कोण ये। और ध्यान देना बच्चों, इन्हीं अलग अलग कोणों का नाम होता है। जो आपतित किरण से लग के बनता है इसको बोलते हैं बच्चों आपतन कोण। ये वाला कोण क्या होगा बच्चों? आपतन कोण। और ये वाला कोण बच्चों क्या होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है। तो यहाँ पे चार शब्द हमको मिले। एक तो आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। कुल 5 शब्द मिले। इन 5 शब्दों को हमको ध्यान देना है। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, या आपतन कोण, या परावर्तन कोण। ठीक है। एक बात ध्यान देना है, हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब सवाल में चलते हैं। हमसे कह रहा है बच्चों कि हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। इधर देखना, ए बी, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, कह रहा है कि प्रूव करो कि इस वाली रेखा के समांतर है ना? अच्छा, ये बताओ बच्चों, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो क्या ये दोनों कोण, इधर मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ई वाला कोण, ई वाला इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कहोगे अगर ये दोनों समांतर हैं, अगर ये बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये अंतः एकांतर कोण होगा। अगर अंतः एकांतर कोण बराबर हो गया तो ए बी जो है वो सी डी के समांतर होगा। इसका मतलब मेरा पूरा फोकस होगा कि मुझे कोण ए बी सी किसके बराबर कर दिया जाए? बी सी डी के। ठीक है। बात क्लियर है? आपको कहीं इसमें कहीं भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे समझो ध्यान से। चलो यार बच्चों, यहाँ पे समझना, इसको मैं चित्र को इधर कर रहा हूँ, और इसके बाद इसको हल करूंगा। ठीक है। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो दिया रहेगा आपको उसको लिख लेना है। यहाँ पे मैं सीधा हल करता हूँ। ठीक है। देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया? ये वाला आपतन किरण होगा, ये वाला परावर्तन किरण होगा, बीच में क्या होगा बच्चों? अभिलंब होगा। तो ये अभिलंब मैंने खींच लिया।
अच्छा, एक अभिलंब यहाँ से भी होगा, तो एक अभिलंब यहाँ से मैंने खींच लिया। पहला काम, इसको मैं नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया एन। ठीक है ना। तो हमने एक काम अपने से किया है, बी एम अभिलंब खींचा है, सी एन अभिलंब खींचा है, तो हम रचना में लिख लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे रचना। रचना में लिखेंगे कि दर्पण पी क्यू से अभिलंब बी एम तथा दर्पण आर एस से अभिलंब सी एन खींचा है। इतना दर्पण पी क्यू से अभिलंब क्या खींचा बच्चों, बी एम तथा इस वाले दर्पण पे दर्पण आर एस तथा दर्पण आर एस पर अभिलंब क्या खींचा बच्चों, सी एन खींचा। ये रचना किया हमने। और ध्यान देना, जैसे ही बच्चों देखो ये दोनों समांतर रेखाएं, मतलब ये दोनों दर्पण परस्पर समांतर रखे गए थे, तो और ये दोनों अभिलंब है। अब ध्यान देना, समांतर रेखाओं के मध्य खींचे गए अभिलंब भी समांतर होते हैं। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जो बी एम होगा वो किसके पैरेलल होगा, सी एन के। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर बच्चों बी एम सी एन के पैरेलल हो गया तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये बी एम है, समझना ध्यान से, ये सी एन है। यदि ये दोनों समांतर हो गए तो ई वाली रेखा बी सी दिख रहा है इसमें, बी सी। अगर ये बच्चों ये बी सी रेखा एक दूसरे को काट रही है तो क्या ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। ये कैसे कोण है बच्चों, अंत एकांतर कोण। चलो इसका एक काम करते हैं, पहले कोण का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये कोण एक है, ये कोण दो है, ये कोण तीन है और ये कोण क्या है, चार है। तो क्या कोण दो कोण तीन के बराबर नहीं होगा? देखो यही तो है यार, तो कोण नंबर दो ही कोण नंबर तीन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखना, अतः कोण दो किसके बराबर होगा बच्चों, कोण तीन के। क्यों होगा, लिख लेना, अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण। कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, आराम से समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक एकदम चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। अब मैंने क्या कहा बच्चों, अगर ये यहाँ से ये अभिलंब है, ठीक है ना, ये भी क्या है बच्चों, अभिलंब है। थोड़ा सा बना लेते हैं बच्चों, ये मैंने इसका एम दिया, इसका एन। मैंने क्या कहा, अभिलंब इसको दो कोण में बांटेगा। ये वाला आपतन कोण होगा, ये वाला परावर्तन कोण होगा। इसका नाम मैंने एक दिया, इसका दो, इसका तीन और इसका चार। और मैंने कहा क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसका मतलब कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो के। और कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण चार के। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण एक बराबर होगा कोण दो के और कोण तीन किसके बराबर होगा बच्चों, कोण चार के। लिख लेना यहाँ पे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जहां पे कोण तीन है, देखो कोण तीन और कोण चार, कोण तीन और कोण दो बराबर है। साफ साफ यहाँ पे देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ये वाली चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझना है बच्चों। कोण तीन और कोण दो बराबर है, ठीक है। तो जहां पे कोण तीन है वहां पे मैं कोण दो लिख सकता हूँ। अरे यार, कोण तीन और कोण दो बराबर है, तो जहां पे कोण तीन है वहां पे मैं कोण दो लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोण दो कोण एक के बराबर है, तो इसका मतलब जहां पे कोण तीन है, क्या मैं वहां पे कोण एक लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोण तीन किसके बराबर हो जाएगा, कोण एक के। फिर से समझो, कोण तीन कोण दो के बराबर है, तो जहां पे कोण तीन है वहां पे कोण दो लिख सकता हूँ। लेकिन दो भी तो एक के बराबर है, तो जहां पे तीन था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, एक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कोण चार को ध्यान से देखो। कोण चार किसके बराबर है, कोण तीन के। तो जहां पे कोण चार है वहां पे कोण मैं तीन लिख सकता हूँ। अरे यार, कोण चार किसके बराबर है, कोण तीन के बराबर है। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, कोण चार ही रहने दो, ठीक है। अब इसको हम बना लेते हैं बच्चों, ये वाला समीकरण एक बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं समीकरण दो। क्योंकि हमको ये पूरा वाला कोण चाहिए, ध्यान से देखना। हमको ये पूरा कोण चाहिए। पूरा कोण तभी मिलेगा जब मैं एक और दो को जोड़ूंगा। तो ये प्लस ये कर दूं और ये प्लस ये कर दूं,
3 और 4 को जोड़ूंगा तो ये वाला पूरा कोण मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नीचे लिख लिखना बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर 1 + 2 से, इधर देखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ, तो कोण 2 किसके साथ जुड़ेगा, कोण 1 के साथ जुड़ेगा। कोण 3 किसके साथ जुड़ेगा, कोण 4 के साथ जुड़ेगा। अब जहाँ पे कोण 1 और कोण 2 को जोड़ देंगे तो बच्चों कौन सा कोण बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो, कोण 1 और कोण 2 के जोड़ा तो का है ABC, क्या आएगा बच्चों, ABC। तो जहाँ पे कोण 2 बा, जहाँ पे कोण 1 बा, वहां पे लिख लिया कोण ABC, ABC। कोनो तकलीफ, आप बोलोगे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर ध्यान से देखो, कोण 3 और कोण 4 को जोड़े तो कोण BCD आएगा, क्या आएगा बच्चों, कोण BCD। तो यहाँ पे लिख लो कोण BCD। और बच्चों ये बराबर जैसे ही हो गया, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके बराबर होने का सीधा सीधा मतलब है कि AB जो होगा वह CD के समांतर होगा, प्रूव्ड। अब इस कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, AB BC समांतर क्यों होगा, चित्र ध्यान से देखना, चित्र का ही खेला है। देखो बच्चों, ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया। ये बराबर तभी होगा अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हों और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो, तो अंतः का अंतर कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर होने का सीधा सीधा मतलब है कि बच्चों AB जो है वो CD के क्या है, समांतर है। इस सवाल में बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, एक दो बार अच्छे से वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि उनको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।